नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की कहानी है ईश्वर का खेल। अम्मा जी, ओ अम्मा जी, आज मम्मी ने हमारे घर आपको बुलाया है, ज़रूर आना, भूलना नहीं, कहता हुआ 8 वर्षीय आयुष बूढ़ी अम्मा जो रोज़ ही गांव के चबूतरे पे आकर बैठी रहती थी, उन्हें जाकर न्योता देकर चला गया। बूढ़ी अम्मा अपना लाठी टेकते हुए धीरे धीरे आयुष के घर पहुंच गई। वहां जाकर देखा तो ऐसा लग रहा था जैसे बहुत बड़ा समारोह होने वाला था, लेकिन अम्मा को इतने बड़े समारोह से क्या लेना देना था। उन्हें तो सिर्फ 2 वक्त का खाना चाहिए था, चाहे रूखा सूखा हो या 56 भोग, बस पेट भरने से मतलब था। उनकी सुनी आंखों में एक अजीब सा सूखापन दिखाई देता था। ऐसा लगता था जैसे वह कई दिनों से किसी का इंतज़ार कर रही है, लेकिन शायद उनके इंतज़ार की घड़ियां ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही है। बस आयुष के घर जाकर एक कोने में बैठ गई। अम्मा को वहाँ बैठे करीब 2 से 3 घंटे हो गए। तब तक कुछ समझ में आए। एक मेहमान ने जाकर आयुष की दादी मनोरमा जी को बताया कि कोई बूढ़ी अम्मा करीब 2-3 घंटे से एक ही जगह पर बैठी हुई है। वह किस लिए आई है, ज़रा जाकर पूछ लो। तब अचानक मनोरमा जी को याद आया कि अरे, मैं तो भूल ही गई थी। मैं शकुंतला ताई को बुलावा भेजा था। बेचारी कब से मेरा इंतज़ार कर रही होगी। क्या करे, जल्दी जल्दी सबसे पहले भंडार में गई और उनके लिए भोजन की सुंदर सी थाली सजा कर लाई और उनसे माफ़ी मांगते हुए बोली, मुझे माफ़ करना ताई, घर में काम अधिक होने की वजह से मैं आपके तरफ ध्यान ही नहीं दे पाई। अम्मा जी ने दोनों हाथ उठाकर उन्हें शांत रहने का इशारा किया और मनोरमा जी ने सबसे पहले उनके हाथ धुलवाए और उन्हें भोजन करवाया। अम्मा जी को भूख तो जोरों की लगी थी, इसीलिए वह थोड़ी ही देर में पूरी थाली चट कर गई। मनोरमा जी ने उन्हें और खाने के लिए पूछा तो उन्होंने मना कर दिया और पानी पीकर अम्मा जी संतुष्ट हो गई। फिर अम्मा जी ने मनोरमा जी से पूछा, यह समारोह किस लिए हो रहा है। तब मनोरमा जी ने उन्हें बताया कि आज उनके पोते आयुष का जनेऊ संस्कार है, इसीलिए ब्राह्मणों का भोजन रखा गया है। साथ ही साथ गांव के सभी लोगों का भोजन भी रखा गया। अम्मा जी ने आयुष को ढेरों आशीर्वाद दिया और वहां से चली गई। अम्मा जी कहाँ से आई है और कहाँ रहती है, किसी को भी पता नहीं था, लेकिन इतना ज़रूर था कि अम्मा जी रोज़ सुबह गांव के उस चबूतरे पर आकर बैठी रहती थी। शायद वह वहां बैठकर किसी का इंतज़ार करती थी। गांव के कई लोगों ने उनसे पूछने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने किसी से कुछ भी नहीं कहा। कहते हैं ना, खाने वाले का नाम दाने दाने में लिखा होता है। बस यही था अम्मा जी के साथ भी। अम्मा जी, जिनका नाम शकुंतला है, केवल आयुष की दादी ही जानती थी, क्योंकि एक दिन अम्मा जी ने अपने आप बीती सिर्फ मनोरमा जी को ही बताया था, क्योंकि मनोरमा जी ने बात ही कुछ ऐसी कर दी जो अम्मा जी के बचपन से संबंधी थी। फिर क्या था, अम्मा जी बह गई अपनी भावनाओं में और अपनी आप बीती उन्हें बता दी, क्योंकि मनोरमा जी की उम्र भी अम्मा जी के उम्र से कुछ ही वर्ष कम थी। लगभग वह दोनों हम उम्र ही थे। इसीलिए एक दिन मनोरमा जी ने कहा कि जब वह स्कूल से वापस आते थे तब उन्हें पढ़ाई करने का मन नहीं करता था, तो वह अपने घर के पीछे लगे इमली के पेड़ से कभी इमली तोड़ते थे तो कभी आम के पेड़ से आम तोड़ते थे। घर वाले आवाज़ लगाते तो चुपके से अपने पढ़ाई करने वाले कमरे में चले जाते।
जिससे घर वालों को लगता कि अरे बच्चे तो पढ़ाई कर रहे हैं, और वह चुपचाप चले जाते। और हम सभी भाई बहन उनके जाने के बाद खूब हंसते थे। बस फिर क्या था, फिर अम्मा जी ने भी बता दिया, हाँ हाँ मनोरमा बहन, हम लोग भी अपने स्कूल से आकर स्कूल बैग घर रखते थे और अपना चाचा के घर जाकर अमरूद के पेड़ पर चढ़ जाते थे। और अगर दादा दादी हमें देख लेते तो वह वहीं छुपने की कोशिश करते, और अगर चाचा हमारे बारे में बताते तो उन्हें पके पके अमरूद देकर उनका मुंह बंद करवा देते। इस प्रकार हम लोग भी खूब मस्ती किया करते थे। चाचा के घर में चाचा के दूर के रिश्तेदार का बेटा पढ़ने आया था। वह मुझे 5 साल का बड़ा था। उनका नाम मनोज था और उसके छोटे भाई का नाम गौरव था। उसके माँ बाप मर गए थे। एक भाई चाचा के घर तो दूसरा भाई चाचा की बहन के घर पर रहकर पढ़ाई करते थे। हम भी उनके साथ स्कूल जाया करते थे। मनोज हमेशा मेरा बहुत ध्यान रखता था। तब मैं बहुत छोटी थी, मुझे इतनी समझ नहीं थी कि वह मेरा इतना ध्यान क्यों रखता था। लेकिन हाँ, उसका साथ मुझे भी बहुत अच्छा लगता था। हम सभी भाई बहन बड़े हुए तो किसी ने घर से स्कूल जाना शुरू किया, तो किसी ने घर से दूर शहर में जाकर कॉलेज की पढ़ाई पूरी की। लेकिन मैं घर से ही कॉलेज की पढ़ाई पूरी की। मनोज भी मेरे साथ ही कॉलेज जाता था, क्योंकि मेरे चाचा अपने बच्चों को तो शहर में रहकर पढ़ाते थे, लेकिन मनोज को घर का काम करवाते थे, उसके बाद कॉलेज भेज देते। इस प्रकार मैं और मनोज ने भी अपनी पढ़ाई पूरी कर ली। इस बीच मनोज ने कई बार ऐसा जताया कि वह मुझसे प्यार करता है, लेकिन वह खुलकर कह नहीं पाया, क्योंकि वह ठहरा नौकर और मैं माली की बेटी, इसीलिए बस संकोच करता था। लेकिन एक दिन मेरे पापा ने मुझे बताया कि पास के ही गांव में एक जमींदार का लड़का है। उनकी बहुत ज़मीन जायदाद है। 24 घंटे नौकर चाकर उनके घर लगे रहते हैं। वह जमींदार अपने लड़के के लिए तुम्हारा हाथ मांग रहा है, लेकिन उसका लड़का ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं है। जब मैं इसका विरोध किया कि मैं कॉलेज में पढ़ी हूँ और वह 12वीं पास भी नहीं है, तो फिर यह रिश्ता कैसे हो सकता है? तब पापा ने गुस्से में मुझे थप्पड़ मार दिया। मैंने भी मन में ठान लिया कि ऐसी अनपढ़ के साथ शादी नहीं करूँगी, और यह बात मनोज को बताया तो उसने उस जमींदार के लड़के के बारे में पता लगाया तो पता चला कि वह एक नंबर का शराबी, जुआरी और चरित्रहीन भी है। जब मैं यह बात अपने पापा को बताई तो उन्होंने यह कहकर मेरी बात को काट दिया कि मनोज अपना उल्लू सीधा करने के लिए झूठ बोल रहा है, जबकि उसके पहले तक मनोज ने मुझसे ऐसा कुछ भी नहीं कहा था। लेकिन जब पापा ने उस पर झूठा इल्ज़ाम लगाया तो मैं भी मन में ठान लिया कि अब तो मैं शादी करूँगी तो सिर्फ मनोज से ही करूँगी। मैंने मनोज से कहा, अगर मुझे जिंदा देखना है तो खेत में बने कुएं के पास आ जाना। मनोज घबरा कर आया कि कहीं मेरी तबीयत तो खराब नहीं हो गई है। वह सबसे पहले मेरे माथे को छूकर, मेरे गर्दन को, फिर हाथ को छूकर देखने लगा और घबराहट में पूछने लगा, शकुंतला क्या हुआ तुम्हें? तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया है और ऐसा क्यों कहा? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? किसी ने कुछ कहा क्या तुमसे? उसने एक ही सांस में इतने सारे प्रश्न कर डाले। मैं उसे आश्चर्य में देखती रह गई कि इसे मेरी कितनी फिक्र है, लेकिन मेरे माँ बाप को इसका प्यार नज़र ही नहीं आता। और वह शराबी, जुआरी, जो अमीर तो है लेकिन जिसे मान मर्यादा की कोई फिक्र ही नहीं है, वह अच्छा लगता है। मैंने उसे कहा, मनोज क्या तुम मुझसे प्यार करते हो? मनोज हकलाता हुआ बोला, यह तुम कैसी बातें कर रही हो?
शकुंतला, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और उसने अपनी सर झुका ली। मैंने उसे कान खींचे और कहा, बुद्धू कहीं के, झूठ बोलना नहीं आता तो झूठ बोलते क्यों हो? और जब तुम्हारी दिलवाली दुल्हनिया कोई और ले जाएगा तब सच बोलोगे। याद रखना, तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। तब मनोज की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, शकुंतला, तुम तो मालिक की बेटी और मैं ठहरा नौकर। अगर यह बात मैं तुमसे कहता तो छोटा मुंह बड़ी बात हो जाती। और तुम्हारे पापा ने कल ही मुझे हिदायत दी है कि अगर मैं तुमसे और अधिक मेल जोल रखा तो मुझे यहाँ से धक्के मार कर भगा देंगे या मुझे जान से ही मरवा देंगे। इसीलिए मैं तुमसे यह सब कहने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। मनोज की बातें सुनकर एक पल के लिए तो मैं भी हिम्मत हार गई, लेकिन दूसरे ही पल मैं मनोज से कहा, मनोज, क्या तू मेरा ज़िंदगी भर साथ दोगे? मनोज ने अपना हाथ आगे बढ़ा दिया। मैं भी उसका हाथ कसकर पकड़ ली और हम दोनों चले गए मेरे पापा के पास। और मैंने पापा से कह दिया कि पापा, उस शराबी से शादी करने से अच्छा है मैं अपने प्राण ही त्याग दूं, या फिर इस नौकर से ही शादी कर लूं जिसे आपने धमकी दी थी, यहाँ से धक्के मार कर बाहर निकालने की या फिर जान से मारने की। क्या इसे धक्के मार कर बाहर निकालेंगे? पापा, हम खुद ही आप लोगों को छोड़कर जा रहे हैं। इतना कहकर मैं मनोज को लेकर निकल पड़ी अपनी नई दुनिया बसाने। अब हम दोनों ने कोर्ट मैरिज कर ली, मंदिर में जाकर शादी भी कर ली। मनोज पढ़ा लिखा तो था ही, इसीलिए उसे आयकर विभाग में नौकरी मिल गई। मनोज की तनख्वाह इतनी थी कि मुझे नौकरी करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। अब हमारी गृहस्थी बहुत ही खुशहाल थी। कुछ दिनों बाद हमारे घर में एक नन्ही परी ने जन्म लिया। उसका नाम हमने अमृता रखा। अमृता देखने में बहुत ही प्यारी थी। उसे जिसे भी एक बार देखा समझो कि वह उसका मन मोह लेती थी। अब अमृता धीरे धीरे बड़ी होने लगी। मनोज ने मेरे लिए बहुत सारे सोने चांदी और हीरे के गहने बनवाए थे। हमारे परिवार में अमृता के आ जाने से हमारी दुनिया ही बदल गई थी। चारों तरफ आनंद ही आनंद था, लेकिन यह आनंद और खुशी ज़्यादा दिनों तक नहीं रही। अमृता जब 10वीं कक्षा में थी तब मनोज का एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट रात में हुआ था, इसीलिए बॉडी रात भर बाहर पड़ी रह गई। दूसरे दिन पुलिस वालों ने हमें सूचना दी कि मनोज का एक्सीडेंट हो गया है, सरकारी अस्पताल से उनका बॉडी लेकर जाइए। इतना सुनते ही मुझे तो 3 दिनों तक होश ही नहीं रहा। अमृता भी बहुत ज़्यादा समझदार नहीं थी, इसीलिए उसने अपने चाचा गौरव को फ़ोन लगाया। गौरव अपनी पत्नी के साथ हमारे घर आया। गौरव ने मनोज की अंतिम संस्कार की तैयारी के लिए इधर उधर दौड़ भाग किया और गौरव की पत्नी ने मेरे जितने गहने और रुपए पैसे थे सारे अपने कब्जे में ले लिया। उसे हमारे दुख से कोई लेना देना नहीं था। अमृता भी मेरे पास ही रोती बैठी रही। उधर गौरव की पत्नी ने अपना हाथ साफ कर लिया। लोक लाज को देखते हुए गौरव ने अपने बड़े भाई का अंतिम संस्कार किया और अपने घर जाने लगा कि समाज और रिश्तेदारी के लोगों ने कहा कि शकुंतला और अमृता की जिम्मेदारी अब तुमको उठानी पड़ेगी। समाज के दबाव में आकर गौरव को मजबूरन हाँ करना पड़ा। गौरव की पत्नी तो मन ही मन खुश हो रही थी कि चलो अब तो उसे मुफ्त की नौकरानी मिल जाएगी। गौरव ने मनोज की 13वीं के बाद बेमन से मुझे और मेरी बेटी अमृता को अपने घर ले गया। हम दोनों माँ बेटी को घर के पीछे बने छोटे से कमरे में, जहाँ वे लोग कबाड़ का सामान रखते थे, वहाँ रहने के लिए कहा।
हम दोनों माँ बेटी उस दिन भर रोकर उस कमरे की साफ सफाई करके उसमें रहने लायक स्थान बनाया। अब क्या था, गौरव की पत्नी बहुत बड़े घर से आई थी, तो उसके तो पहले से ही भाव बढ़े हुए थे। वह अमीर बाप की बेटी है और अब हम दोनों माँ बेटी को बेसहारा समझकर हम पर हुक्म चलाने लगी। सुबह होते ही वह कहती, अरे वाह महारानियाँ, नींद खुली या नहीं कि एक बाल्टी पानी लेकर डाल दूँ तुम दोनों माँ बेटी के ऊपर। जबकि उसके उठने से पहले ही मैं उठ जाया करती थी ताकि मेरी बेटी को आराम मिल सके। लेकिन वह नागिन मेरी बेटी को सोता देखे तो कभी उसके बाल पकड़कर उठा देती थी या कभी उसके मुंह पर पानी डाल देती थी। इसलिए अमृता भी मेरे साथ ही उठ जाया करती, जबकि उसके बच्चे आराम से 8 बजे तक उठते थे। और कभी मुझे सुबह सुबह काम करते देख लेती तो कहती, अरे भाभी, जल्दी जल्दी हाथ चलाया करो ना। आप तो ऐसा काम कर रही हो जैसे आपके शरीर में जान ही नहीं है। और आपकी महारानी बिटिया की नींद खुली या नहीं, ज़रूर चादर ताने सो रही होगी। जाओ जल्दी से उसे उठाओ, वरना जानती हो ना मैं अगर उठाने गई तो क्या होगा। तभी अमृता बाहर आंगन का झाड़ू लगाकर चौंकते हुए बोली, माँ, मैंने आंगन का झाड़ू लगा दिया है। तभी मैंने कहा, देख लिया, मेरी बेटी सोई नहीं है बल्कि काम कर रही है। हाँ ठीक है, तो कौन सा मेरे ऊपर एहसान कर रही है, कहकर वह वहाँ से चली गई। फिर थोड़ी देर बाद वह किचन में आई और बोली, बाप रे बाप, भाभी एक बात तो बताओ, जेठ जी के मरने से पहले आप लोग काम बिल्कुल भी नहीं करते थे क्या? सारा काम उन्हीं से करवाते थे। जो अभी तक नाश्ता नहीं बना है, जल्दी से नाश्ता बनाओ, मेरे बच्चों को स्कूल जाने का समय हो रहा है। मेरे बच्चों के लिए स्कूल बस आती है, आपकी बेटी की तरह नहीं, घोड़ी की तरह कूद फांद कर चली जाए। चलिए जल्दी से बच्चों का टिफ़िन पैक करके उनके बैग में डाल दीजिए। आपको क्या है, मुझे तो सब के बारे में सोचना पड़ता है, कहकर वह वहाँ से चली गई। गौरव की पत्नी की बातें सुनकर अमृता का तो खून ही खौल जाता था, लेकिन मैं उसे शांत करवा देती थी। गौरव की पत्नी हमेशा ताने मारती, मैं और गौरव, हम दोनों, आप दोनों माँ बेटी के लिए कितना करते हैं। हम नहीं होते तो पता नहीं तुम्हारा क्या होता। तुम तो सड़क पर भीख मांगती फिरती, फिर भी हम उसे कुछ नहीं कहते। जब मैं उसे अमृता को थोड़ी देर सोने देने के लिए कहती कि वह भी तो बच्ची ही है, जैसे तुम्हारे बच्चे हैं वैसे ही मेरी अमृता भी है। दिन भर स्कूल में, फिर घर के काम में, फिर पढ़ाई करके थक जाती है, तो उसे भी थोड़ा आराम करने दिया करो। तो वह एक ही जवाब देती, देखो भाभी, तुम्हारी बेटी की बराबरी मेरे बच्चों के साथ मत किया करो, क्योंकि उनका बाप अभी जिंदा है और यह लड़की अभागिन है जो अपने बाप को खा गई। और आप सीधी तो ऐसे बन रही हैं जैसे आपको कुछ पता ही नहीं है। आपके देवर आपसे कब से कह रहे हैं कि भाई साहब ने जो फिक्स में पैसे जमा किए हैं उसमें साइन कर दो, लेकिन मजाल है कि टस से मस हो जाए। मैं सब समझ रही हूँ, यह आपकी और आपकी पढ़ी लिखी होशियार बेटी की चालाकी है, तो हम लोग आप लोगों के ऊपर दया क्यों करें। आप जल्दी जल्दी काम निपटाइए और खेतों में भी काम पर जाना है। अमृता ने जब यह सब सुना तो वह बोली, मम्मी, आपको किसी के बातों में आने की ज़रूरत नहीं है, और चलिए मैं किचन में आपकी मदद कर देती हूँ। और आप खेतों में बिल्कुल भी नहीं जाना, वरना आपके घुटनों का दर्द और बढ़ जाएगा। सारे काम हो जाने के बाद थोड़ी देर कमरे में जाकर आराम कर लेना, वरना घुटनों में दर्द बढ़ जाएगा। तो यहाँ दवाई देने वाला कोई नहीं है, समझी कि नहीं, कहती हुई मेरे गले से लग गई। अमृता के प्यार के कारण ही मुझे साहस मिलता था, इसीलिए मैं सारे तकलीफ सहन करने के लिए तैयार थी। अमृता की आंखों में मेरी तकलीफ़ को देखकर
भर आई। उसने चुपचाप अपने आंसू पोंछे और काम करने लग गई। मेरा भी कुछ वैसा ही हाल था, लेकिन हम दोनों माँ बेटी एक दूसरे के सामने रोकर नहीं दिखाते थे। मैं बस उसे यही साहस देती कि बेटा, तू मेरे लिए परेशान मत हो, तुम केवल अपने लक्ष्य पर ध्यान दो। अब भगवान ने हमारे किस्मत में दुख लिख ही दिया है तो उसे तो काटना ही होगा। काश तुम्हारे पापा होते तो हमें यह दिन नहीं देखना पड़ता। अमृता मुझे हमेशा यही सवाल करती रहती कि माँ, जब हम दोनों इतना काम कर ही रहे हैं तो क्या एक दूसरे के लिए काफ़ी नहीं थे जो चाचा चाची के पास आ गए? हम अलग रहकर भी तो खुश रह सकते थे ना। अब मैं उसे कैसे समझाती कि एक अकेली औरत जो एक जवान बेटी के साथ अलग रहे तो समाज और रिश्तेदारी का क्या दबाव होता है। मेरी तो उम्र हो गई थी, लेकिन बेटी तो अभी जवान थी। मुझे लगा उसके सिर पर उसके चाचा का हाथ रहेगा तो हमारी इज्जत बनी रहेगी। बस यही सोचकर हम दोनों माँ बेटी उनके पास रहने चले गए। बस मेरी भगवान से एक ही विनती है कि मेरी बेटी अच्छी नौकरी कर ले और इतनी सक्षम हो जाए कि हमें किसी की मदद की ज़रूरत ना पड़े। बस मैं समझूंगी मेरी तपस्या सफल हो गई। तपस्या? कैसी तपस्या ताई? मनोरमा जी ने आश्चर्य से पूछा। तब शकुंतला जी ने कहा, जब मेरी बेटी की कॉलेज की पढ़ाई पूरी हो गई तो उसे मुंबई जैसे बड़े शहर में एक मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी मिल गई। वह इस खुशी को परिवार में सभी के साथ बांटना चाहती थी, मगर उसी दिन उसकी चाची ने देखा अमृता ने मेरे लिए पोहा बना कर लाई और मेरे हाथ में थमा दिया और अपने लिए निकाल ही रही थी कि उतने में ही गौरव की पत्नी भी बाहर से घूम कर आई। उसने देखा कि हम दोनों माँ बेटी पोहा खा रहे हैं तो वह गुस्से से लाल पीली हो गई। उसने गुस्से में भड़कते हुए कहा, हे भगवान, माँ बेटी का पेट है या कुआं, कभी भरता ही नहीं। अरे अभी मेरे पति जो अकेले कमाने वाले हैं उन्होंने कुछ नहीं खाया। मैंने जो दिन भर इधर उधर दौड़ भाग करती रहती हूँ कुछ भी नहीं खाई। और घर पर आराम फरमाने वाली महारानियों को देख लो कैसे मुफ्त में दूसरों का माल उड़ाए जा रही हैं। कहते हुए उसने मेरे हाथ की पोहे की प्लेट छीन ली और अमृता को बड़ी बड़ी आंखें दिखाते हुए कहा, ऐ लड़की, खबरदार, जो तुमने हमसे पहले पोहा खाया तो पहले हमें भर पेट पोहा खा लेने दो, फिर जो बच जाएगा उसे खा लेना, दोनों माँ बेटी। अमृता रोती गिड़गिड़ाते हुए बोली, चाची, मुझे भले ही खाने के लिए मत दीजिए, लेकिन माँ को दे दीजिए, क्योंकि उनको दवाई भी खानी है, वरना उनकी तबीयत और ज़्यादा खराब हो जाएगी। तो घर के काम कौन करेगा? गौरव की पत्नी उस पर भड़कते हुए बोली, क्यों रे छोड़ी, तुम्हारे सभी चीज़ों का ठेका हमने ले रखा है क्या? तेरी माँ मरे या जिए मुझे उससे क्या, नाश्ता तो पहले मैं और तेरे चाचा जी ही करेंगे, उसके बाद ही तुम लोग करना, वरना सोच लो बाहर का रास्ता दिखा दूंगी। और हाँ, मेरे लिए एक कप चाय बनाकर मेरे कमरे में ले आना, सुबह से मैं चाय भी नहीं पी हूँ। अपनी चाची की बात सुनकर अमृता को गुस्सा आ गया, लेकिन मैंने उसे शांत करवा दिया कि बेटा, कुछ दिनों की बात है, तुम पढ़ लिख कर इतनी काबिल हो जाओ कि उनके हर एक बात का जवाब दे सको। तो बड़े ही मुश्किल से अमृता शांत हुई। अमृता बड़ी हो गई और बात बात पर अपनी चाची को जवाब देने लगी। तो गौरव की पत्नी ने सोचा, क्यों न इस लड़की की शादी करके इसे अपने रास्ते से हटा दिया जाए, ताकि वह मुझे दिन रात आराम से काम ले सके। लेकिन उसे यह मालूम नहीं था कि अमृता को बहुत बड़ी कंपनी में नौकरी मिल गई है। इसीलिए उसने अपने ही रिश्तेदार का एक लड़का
जो निहायत ही बदतमीज और शराबी था, जिसे शराब पीने के बाद यह भी होश नहीं रहता था कि कौन उसकी माँ है और कौन उसका घर है। उसके लिए मेरी बेटी का रिश्ता लेकर आई ताकि वह हमेशा उसके आगे जूठे खाती रहे और उसके अत्याचार सहती रहे। लेकिन जब इस बात का पता मुझे चला तो मैंने उसका विरोध किया और अमृता को तो यह सब कुछ भी पता नहीं था, लेकिन वह तब शादी ही नहीं करना चाहती थी, इसीलिए उसने शादी के लिए ही मना कर दिया। अब गौरव की पत्नी ने देखा यह दोनों माँ बेटी उसकी मर्जी के खिलाफ जा रहे हैं, तो उसने सोचा अमृता को ही रास्ते से हटा दिया जाए तो ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। उसने एक आदमी को फ़ोन लगाया। इत्तेफाक से उसकी सारी बातें मैंने सुन ली। उसने कहा, अगर तुमने उस लड़की को जान से मार दिया तो तुम्हें 5 लाख रुपए दूंगी। तभी उधर से वह आदमी बोला, क्या मैडम, इतने बड़े काम के लिए सिर्फ 5 लाख? आपको पता भी है अगर पकड़े गए तो आजीवन कारावास की सज़ा भी हो सकती है। मैं तो इस काम के लिए 10 लाख रुपए लूँगा। गौरव की पत्नी खुशी खुशी मान गई और उसने इस समय अमृता की 2-3 फ़ोटो उस आदमी को भेज दी। यह सब मोबाइल स्पीकर में करके बातें कर रही थी, क्योंकि उस समय उसने मुझे बाज़ार भेज दिया था और अमृता कॉलेज के काम से बाहर गई हुई थी। घर पर कोई नहीं था, लेकिन मैं बाज़ार से इसीलिए जल्दी आ गई क्योंकि एक सब्जी वाली जो हमेशा बाज़ार में दुकान लगाती है वह मुझे रास्ते में ही मिल गई। इसीलिए मुझे बाज़ार जाना नहीं पड़ा और मैं जल्दी ही घर वापस आ गई। मैं जब गौरव की पत्नी की यह नीच हरकत देखी तो मेरे तो पैरों तले ज़मीन ही खिसक गई। मैं जल्दी जल्दी घर से बाहर निकली। मेरे पास जितने पैसे थे उन्हें अमृता को वह सारी बातें बताई और उसे दोबारा घर आने से मना कर दिया। उस रात वह अपनी एक सहेली के घर रुकी। मैंने उसके सारे डॉक्यूमेंट्स चुपचाप ले जाकर उसे दे दिया और वह वहीं से मुंबई चली गई। उधर उस आदमी ने इस रात एक लड़की, जो मेरी बेटी अमृता ने जिस रंग की ड्रेस पहनी थी, बस उसे अमृता समझकर उस लड़की को जान से मार दिया और उसकी फ़ोटो गौरव की पत्नी के मोबाइल में भेज दिया और ऐसा दिखाया गया कि सड़क दुर्घटना में वह लड़की मारी गई। गौरव की पत्नी ने इस बात की सूचना सबसे पहले मुझे दी, फिर गौरव को दी। मैं तो रोती हुई घर पर ही रही और वे दोनों पुलिस थाने जाकर उसकी रिपोर्ट दर्ज करवाई और सारी फॉर्मेलिटी पूरी करके उसे डेथ बॉडी को पोस्टमार्टम के बाद घर लाया गया और आनन फानन में उसका अंतिम संस्कार जल्दी से जल्दी कर दिया गया। उसकी 13वीं का कार्यक्रम भी कर दिया गया। मैं रोती रह गई, हाय रे ज़माना। चंद पैसों के लालच में इंसान क्या से क्या नहीं कर जाता। यही सोच सोच कर मुझे रोना आता था, क्योंकि मेरी बेटी अमृता कभी कभी दबी जुबान में अपनी चाची से मेरे गहने, जेवर और फिक्स में जो रुपए थे उनके बारे में जिक्र कर देती थी। इसीलिए उसे डर हो गया था कि अमृता आगे चलकर उन सब का हिसाब ना मांगने लग जाए। बस इसीलिए उसने यह सारा प्रपंच रचा था। अब अमृता के ना रहने से गौरव की पत्नी तो बेखौफ हो गई थी। अब वह खुलेआम उस पर अत्याचार करने लगी। वह अब जब नहीं तब मुझ पर हाथ भी उठा देती थी, लेकिन मैं बस अपनी बेटी के वापस आने का इंतज़ार में उसके जुर्म सहती रही। लेकिन हद तो तब हो गई जब एक दिन गौरव की पत्नी ने मेरे बीमार होने का फ़ायदा उठाया। मैं करीब 10 दिनों से बीमार थी। मुझे रोज़ ही बुखार आ रहा था, जिसके कारण मुझे बहुत कमज़ोरी हो गई थी और जैसे ही बिस्तर से उठती
मुझे चक्कर आने लग गए थे, इसीलिए मैं घर के काम भी नहीं कर पा रही थी। अब गौरव की पत्नी को मुझे देखकर चिढ़ होने लगी थी, क्योंकि तब मैं काम करने लायक नहीं थी, तो उसे ही घर के सारे काम करने पड़ते थे। इसीलिए उसने मुझे भी अपने रास्ते से हटाने की सोची और उसने तिगड़म लगाया कि क्यों न चाय में ही नशे की दवा मिला दिया जाए। किसी को कानों कान पता भी नहीं चलेगा और उसका काम भी बन जाएगा। पता नहीं वह रोज़ ही चाय में ऐसा क्या मिलाती थी जिसे पीकर मैं सिर्फ सोती ही रहती थी। 24 घंटे में कभी कभी ही मेरी नींद खुलती थी, वरना मैं सोती ही रहती थी। इसीलिए मेरा दिमाग तो काम करना ही बंद कर दिया था। एक दिन जब मेरी नींद खुली तो मुझे बहुत ज़ोरों की प्यास लगी थी। मैं पानी लेने रसोई में जा ही रही थी कि मुझे गौरव की पत्नी के बोलने की आवाज़ आई। अब तो बुढ़िया का काम तमाम हो ही जाएगा। अब कुछ दिनों की बात है, फिर इसे भी उसकी बेटी की तरह हमेशा हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाएगा। और किसी अजनबी आदमी के साथ हंसने की आवाज़ आई। मैंने उस समय रसोई में जाना ठीक नहीं समझा और दबे पाँव चुपचाप अपने कमरे में जाकर सो गई। जब गौरव की पत्नी मेरे कमरे में चाय रखने आई तो मैं भी नींद खुलने का नाटक करने लगी, क्योंकि मैं रोज़ ही बस नींद खुलती थी, चाय पीती और चुपचाप फिर से सो जाया करती। लेकिन उस दिन मैंने उस चाय को पिया नहीं, बल्कि बाहर फेंक दिया और चुपचाप अपने कमरे में जाकर सो गई। गौरव की पत्नी आई और चाय का कप उठा कर ले गई। सभी लोग जब दोपहर में घर में आराम कर रहे थे, तब मैं धीरे से उठी और अपने घर से निकल गई। धीरे धीरे चलते चलते एक तंबू के पास जाकर चक्कर आया तो वहीं बेहोश होकर गिर गई। उस तंबू में से 2 बूढ़े बुढ़िया रहते थे। वह बहुत ही गरीब और नेक इंसान थे। उन्होंने मेरी बहुत सेवा की और मेरे होश में आने तक मेरे हाथ पैर के तलवे में मालिश किया, पानी पिलाया। जब मुझे होश आ गया तो उन्होंने मुझे गर्मा गर्म चाय पीने के लिए दिया। मुझे तब चाय से नफ़रत सी होने लगी थी और डर भी लगने लगा था, इसीलिए मैं चाय को नहीं पी। तब उन्होंने मुझे फल काट कर खिलाया। अब मैं वहीं रहने लगी। वे दोनों बुजुर्ग सड़क पर भीख मांग कर लाते और मैं वहाँ की साफ सफाई करके उन्हें खाना बना कर खिलाती। लेकिन एक दिन वह दोनों बुजुर्ग दंपति कहाँ गए पता ही नहीं चला। तब से मैं उनका इंतज़ार ही कर रही हूँ। उसके बाद उसे मैं इस गांव में आकर इस चबूतरे पर बैठने लगी, क्योंकि आखिरी बार मेरी बेटी ने मुझे इसी चबूतरे पर बैठकर अपना इंतज़ार करने के लिए कहा है। अम्मा जी अपनी कहानी सुनाते सुनाते कितनी बार रोई थी। उनके साथ साथ मनोरमा जी भी रो पड़ती थी। अम्मा जी गांव में किसी के घर भी छोटा मोटा काम कर दिया करती थी। बदले में गांव के लोग अम्मा जी को थोड़ा खाना दे दिया करते और अम्मा जी अपने तंबू में जाकर सो जाया करती थी। अमृता जिस दिन अपना करियर बनाने गई हुई थी, वह उसी गांव के चबूतरे पर अपनी माँ शकुंतला जी को बैठा कर गई थी। इसीलिए शकुंतला जी उसी दिन से वहीं पर बैठी अपनी बेटी का इंतज़ार करती रहती, लेकिन वह बोलकर किसी से नहीं कहती थी कि वह किसी का इंतज़ार करती है। आज उनकी तपस्या भी पूरी होने वाली थी, क्योंकि वह शुभ दिन भी आ गया था जब उनकी बेटी के शुभ कदम अपनी माँ की आँख रूपी चादर पर पड़ने वाले थे। अमृता जैसे ही ट्रेन से उतरी, उसके हाथों में ढेर सारे शॉपिंग बैग थे। उसने अपनी माँ के लिए नई नई साड़ियाँ, चप्पल और उनके मनपसंद मिठाइयाँ और भी एक से बढ़कर एक अपनी माँ के खुश करने के लिए सामान लाई थी। अपनी माँ के चरणों में वह सारी खुशियाँ लाकर डाल देना चाहती थी, जिससे एक एक चीज़ के लिए उसकी माँ ने
उसके लिए कुर्बानियाँ दी थी। वह जल्दी से अपने सारे भेंट समेटे और जल्दी इस चबूतरे के पास, जहाँ उसकी माँ उससे मिलने वाली थी। उस दिन क्रिसमस की धूम चारों ओर थी। पूरा गांव दुल्हन की तरह सजा हुआ था। अमृता अपने गांव की सजावट को देखकर बहुत खुश थी। उसने एक तिगड़म लगाया, क्यों न आज एक बहुत ही शानदार पार्टी का आयोजन किया जाए, जिसमें गांव के सभी लोगों को मुफ्त में भंडारा खिलाया जाए, क्योंकि गांव वालों की वजह से तो उसकी माँ आज तक जीवित थी। तुरंत एक कैटरर से संपर्क किया और शहर में तो सारे काम तुरंत ही हो जाते हैं। सोचने से पहले उसने अनाउंसमेंट करवा दिया कि आज आसपास जितने भी गांव हैं, किसी भी गांव में कोई खाना नहीं बनाएगा। और उसे गांव के ब्लॉक से जुड़े बड़े शहर के डॉक्टर, वकील, पुलिस, पोस्टमैन और सरकारी कर्मचारियों को भी निमंत्रण दिया गया। क्रिसमस की धूम थी, इसीलिए क्रिसमस मनाने के लिए सभी लोग एक जगह इकट्ठे हुए थे। इतनी बड़ी पार्टी का आयोजन कौन है, किसी को भी मालूम नहीं था, लेकिन हाँ, पार्टी को देखने से ऐसा लग रहा था जैसे पानी की तरह पैसे बहाए जा रहे हैं। पार्टी को देखकर सबकी आंखें चौंधिया गई थी। जो भी उस पार्टी की चकाचौंध को देखता, बस देखता ही रह जाता। उसकी आंखें खुली की खुली और मुंह खुला का खुला रह जाता। पूरे गांव में उस पार्टी की सजावट की चर्चा हो रही थी। पार्टी की चर्चा सुनकर गौरव की पत्नी और गौरव कहाँ छूटने वाले थे। दोनों भी अपने बच्चों के साथ वहां पहुंच गए। गौरव की पत्नी ने तो कभी इतनी शानदार पार्टी देखी ही नहीं थी, तो उस पार्टी की सजावट देखती रह गई। आंखें और मुंह खुला का खुला रह गया। अब आई बारी शानदार पार्टी के मुख्य अतिथि के नाम अनाउंस करने की। तो जब अनाउंस किया गया शकुंतला जी का, तो शकुंतला नाम सुनकर गौरव की पत्नी को एक बार तो धक्का लगा, लेकिन फिर उसने सोचा, अरे बुढ़िया यहाँ कैसे आ सकती है, कब का मर मरा गई होगी, और मन ही मन खुश होने लगी। लेकिन जब उस पार्टी का आयोजन और इतनी बड़ी सफलता पाने के पीछे की कहानी के बारे में कहने के लिए अमृता मैडम का नाम लिया गया, गौरव की पत्नी के तो होश ही उड़ गए। देखकर थर थर कांपने लगी। तभी उसकी बेटी पूर्वी बोली, मम्मी देखो ना, दीदी स्टेज पर है और दादी भी है, चलिए ना उससे मिलने चलते हैं। तभी उसका बेटा पिंटू आया और बोला, अरे मम्मी आपने देखा क्या, दीदी स्टेज पर है, अभी अभी उनका नाम अनाउंस हुआ है और मम्मी जी भी उनके पास हैं, चलिए ना उनके पास चलते हैं। तभी गौरव की पत्नी गिरते गिरते बची। आसपास के लोगों ने उसे देखा तो उन्होंने उससे पूछा, क्या हुआ बहन, क्या आपकी तबीयत ठीक नहीं है या आपको चक्कर आ रहे हैं? गौरव की पत्नी अमृता और शकुंतला जी की तरफ उंगली दिखाते हुए बोली, भूत भूत। जब उसके आसपास के लोगों ने उसके मुंह से भूत सुना, उन्होंने उससे पूछा कि भूत क्यों कह रही हो? तब गौरव की पत्नी ने सभी को बताया कि यह लड़की तो वहाँ से 3 साल पहले ही मर चुकी है और हमने इसका अंतिम संस्कार भी कर चुके हैं और इसकी माँ भी मर चुकी है। यह लोग इंसान नहीं भूत हैं। उस बातों पर यकीन करके धीरे करके बहुत से लोग वहाँ से डर के कारण भाग गए। इस बात का पता जब अमृता को चला तो सबसे पहले अपनी चाची को पकड़वाया और बोली, हाँ आप सच कह रही हैं, इंसान नहीं अमृता का भूत हूँ। और वहाँ खड़े सभी लोगों से कहा, क्या कोई भूत को पकड़ सकते हैं? आप लोग बताइए। अमृता ने रिकॉर्डर चालू कर दिया था। गौरव की पत्नी बोली, क्योंकि मैं खुद तुझे 10 लाख रुपए देकर मरवाया है और तेरी डेथ बॉडी का अंतिम संस्कार भी किया है, घर में 13वीं भी की है। तेरी और तेरी माँ हमेशा बीमार रहा करती थी। मैं रोज़ नशे की दवाई डालकर पागल बना दिया था। घर छोड़कर कहाँ गई आज तक पता नहीं चला, और आज तुम दोनों माँ बेटी बदला लेने आए हो।
क्या लगता है तुम्हारी आत्मा को शांति नहीं मिली? कहाँ मिलेगी, कैसे? क्योंकि मैं तुम्हारी माँ के सोने चांदी, हीरे मोती के गहने और फिक्स डिपॉजिट किए गए रुपए को जो चुपचाप हड़प लिया था, इसीलिए तुम्हारी माँ की आत्मा इस गहने, जेवर और पैसे के आसपास भटकती होगी। और तुझे भी तेरी शादी से पहले ही मरवा दिया, इसीलिए तेरी आत्मा भी भटक रही होगी। इसीलिए आज क्रिसमस डे के दिन मैं तुम दोनों माँ बेटी की आत्मा की शांति के लिए यह कबूल करती हूँ कि हाँ, मैंने तुझे मरवाया था और तेरी माँ को पागल बनाकर घर से बाहर निकालने के लिए मजबूर कर दिया। और अब इतने से भी तुम्हारी आत्मा को संतुष्टि नहीं मिलती होगी। एक बार सारे गहने जेवर तुम्हें दिखा देती हूँ ताकि तुम्हें शांति मिल जाए। उसने अपने पति गौरव से सारे गहने और फिक्स के पैसे लाने के लिए कहा ताकि उन भूतों से उसका पीछा छूट सके। अमृता अपनी चाची की बेबसी पर मुस्कुरा रही थी। वहाँ शकुंतला जी को शर्म आ रही थी। ऐसे सरेआम अपने घर की बेइज्जती होते हुए देख रही थी, लेकिन बदतमीज गौरव की पत्नी को ही अपनी इज्जत का ध्यान ही नहीं था। कोई दूसरा क्या कर सकता था? गौरव ने भी डर के कारण शकुंतला जी के सारे गहने और फिक्स डिपॉजिट के सारे पैसे स्टेज में ला कर रख दिया। उनको वैसा लग रहा था अमृता और शकुंतला जी का भूत और गहने जेवर और पैसों को देखकर उन्हें हमेशा हमेशा के लिए आज़ाद कर देंगे, क्योंकि वह अपने पास उन सभी चीज़ों को कहाँ लेकर जाएंगे और उन्हें तंग करना भी छोड़ देंगे। लेकिन अपनी माँ के गहने देखकर अमृता दहाड़े मार मार कर रो पड़ी। वहीं शकुंतला जी भी अपनी बेटी को समझाते हुए उसके साथ रो पड़ी और अपने सारे गहने जेवर और सारे पैसे समेट कर रख लिए। शकुंतला जी ने इंस्पेक्टर से निवेदन किया कि सर, जब इन्होंने आप सभी के सामने अपने गुनाह कबूल कर ही लिया तो देरी किस बात की? अरेस्ट कर लीजिए इन दोनों को। पुलिस वालों ने उसके बयान के अनुसार उन्हें तुरंत गिरफ्तार कर लिया, क्योंकि अमृता ने आते ही सबसे पहले अपने चाचा चाची के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर दी थी। अमृता के केस लेने के लिए एक से बढ़कर एक वकील तैयार थे। फिर अमृता सहपाठी वीरेंद्र कश्यप वकील साहब ने उन पर केस लड़ा और गौरव की पत्नी को जेल की चक्की पीसनी पड़ी और उनके बच्चों को अमृता ने स्वयं पढ़ाया लिखाया और अपने जैसे बहादुर बनाया। सभी लोग अमृता और शकुंतला जी के गुणगान करते नहीं थकते थे। तो गांव के लोगों को छोटे मोटे काम भी होते तो शकुंतला जी से सलाह लेने ज़रूर आते, और ऑनलाइन कुछ भी काम करवाना होता तो अमृता के पास आते। इस तरह अमृता बेटी होकर भी अपनी माँ और भाई बहन की सेवा की, और कुछ दिनों बाद शकुंतला जी ने अपनी बेटी की शादी उसके पसंद के लड़के से कर दी, जो अमृता के परिवार के सभी लोगों के दुख दर्द को समझता था। दोस्तों, आज की कहानी आप लोगों को कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।